दोस्तों स्वागत है आपके चैनल एग्जाम शुरू में। दोस्तों जैसे कि हमने कहा था कि प्रैक्टिस सेट आपके जो है हिंदी की प्रैक्टिस सेट जो है डेली मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। तो आज प्रैक्टिस सेट जो है प्रीवियस प्रैक्टिस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं सारे यूपी पुलिस कांस्टेबल के। आज प्रैक्टिस सेट दूसरा प्रैक्टिस सेट हम आप लोगों के सामने जो है आज पूरा सॉल्व कराएंगे। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे प्रीवियस ईयर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारे क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से अच्छे तरीके से इस सारे क्वेश्चन को आपको भली बात अच्छे तरीके से समझना है, जिससे आपकी तैयारी को जो बहुत बेहतरीन हो सके। दोस्तों तो चलिए दोस्तों वेट न करते हुए आई होप साथ ही यह भी हमारा उम्मीद है कि सारे जने जो हैं जो भी स्टूडेंट जो भी पढ़ रहे हैं, उम्मीद है कि अच्छे से अपने तैयारी के पे लगे हुए हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और सारे क्वेश्चन जो है एक एक अच्छे तरीके से जो है इसको नोट डाउन करेंगे। तो दोस्तों चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल के पहले क्वेश्चन है जो हिंदी के प्रैक्टिस सेट के पहला क्वेश्चन है। दोस्तों हम बात करेंगे, पहला क्वेश्चन है धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं दोस्तों, उसको आपको बताना है कि धातु किसे कहते हैं। धातु को आपको बताना है क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, क्रिया के सामान्य रूप को कहते हैं, क्रिया के उत्तम रूप को कहते हैं या क्रिया के संपूर्ण रूप को कहते हैं। किसको धातु कहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर होगा क्रिया के मूल रूप को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा कि क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कहता है कि वर्तमान के कितने भेद होते हैं। वर्तमान में कितने भेद होते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। दोस्तों आपको बताना है वर्तमान के कितने भेद होते हैं। 7 होते हैं, 6 होते हैं, 9 होते हैं या 5 होते हैं। कौन से ऑप्शन सही होगा दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि दोस्तों हम वर्तमान के भेद जो होते हैं वो टोटल 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। कौन कौन से होते हैं आपको ये भी जानना जरूरी है। तो कौन कौन से होते हैं? साधारण वर्तमान होता है, अपूर्ण वर्तमान होता है दोस्तों, एक पूर्ण वर्तमान होता है, संदिग्ध वर्तमान होता है और संभाव्य वर्तमान होता है जिसे संभावना वर्तमान कहते हैं। तो ये 5 प्रकार के वर्तमान हैं जो आपको भी याद करके रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव शब्द बने होते हैं दोस्तों, तद्भव शब्द बने होते हैं। क्वेश्चन है आपके हिंदी के मूल शब्द से, विदेशी शब्द से, उर्दू शब्दों में बदलाव से या संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। किससे बने होते हैं तद्भव शब्द? दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही होने वाला है। संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से जो है तद्भव बना होता है। संस्कृत के कुछ शब्दों से जो है तद्भव बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तत्सम क्या होता है दोस्तों? तत्सम शब्द होते हैं, अब इसमें बताना है ऑप्शन 4 ऑप्शन में से आपके तत्सम शब्द कौन से हैं। निद्रा होगा, कान होगा, मोर होगा या बंदर होगा। तो दोस्तों जैसे कि ऑप्शन में दिख रहे हैं तत्सम शब्द क्या होता है? तत्सम शब्द होता है जो संस्कृत के शब्द को बताते हैं, वही तत्सम शब्द होता है। क्या होता है दोस्तों? जो संस्कृत के शब्दों को बताते हैं वही आपका तत्सम शब्द होता है। दोस्तों उसके इसमें आप देखेंगे संस्कृत के शब्द कौन से दिख रहे हैं आपको। निद्रा होगा, कान होगा, मोर होगा, बंदर होगा। तो ऑप्शन आप दिख जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए निद्रा जो है आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बी की बात करें दोस्तों, बी और सी और डी, ये जो कान, मोर और बंदर हैं, ये आपके तद्भव शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? तद्भव शब्द हैं। इसके तत्सम क्या होंगे इसको भी आप नोट कर लेंगे दोस्तों। जैसे कर्ण का कान हो जाएगा, इसका कान का जो तत्सम होगा कर्ण हो जाएगा। और मोर मयूर का जो है इसका तत्सम हो जाएगा मयूर। इसका तत्सम क्या हो जाएगा दोस्तों? मयूर हो जाएगा। और बंदर की बात करें तो बंदर का कपी जो है कपीस या कपी जो है आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, इसमें कहा गया है कौन सा सही नहीं है। पर्याय मीन्स पर्यायवाची शब्दों को आपको बताना है जो इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, पहला है पाठशाला, विद्यालय या स्कूल, नारी, महिला, औरत, पहाड़, पर्वत, पुस्तक, आग, अग्नि, अनल। इसमें से कौन सा नहीं सही है दोस्तों, इसको आपको बताना है। तो जैसे कि पाठशाला, विद्यालय और स्कूल एक से ही रिलेटेड करते हैं, सारे स्कूल से रिलेट करते हैं। और नारी, महिला, औरत ये सब नारी से रिलेट करते हैं, ठीक है, नारी के पर्यायवाची को बताते हैं। और पहाड़, पर्वत और पुस्तक, ये दोस्तों आप देख सकते हैं पहाड़, पर्वत और पुस्तक तीनों की अलग अलग बातें की गई हैं, इसलिए ये पर्यायवाची ये पर्याय आपका जो है सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है कि आपको सही विलोम शब्द युग्म का कौन सा है ये बताना है। सही विलोम शब्द इसमें कौन सा है? पहला ऑप्शन है आदान प्रदान, आदान निदान, फिर प्रदान विदान है या आदान समाधान। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है दोस्तों? तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा दोस्तों, आदान प्रदान। आदान का विलोम क्या हो जाएगा? प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे कि और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो और का अनेकार्थी शब्द कौन सा होगा उसको आपको बताना है दोस्तों।
और का जो अनिकार्ती शब्द होगा अन्य या उसका होगा, दूसरा तथा होगा, सब परंतु या परंतु अपना, कौन सा ऑप्शन सही इसमें होगा दोस्तों आपको बताना है। तो और मीन्स होता है दोस्तों जैसे कि दूसरा हो जाता है या तथा के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर होगा, दूसरा और तथा आपका जो है और का अनिकार्थी शब्द होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि जो काम करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द आप बताना है जो काम करना कठिन हो। अर्थात इसमें ऑप्शन दिया गया दुष्कर, दूभर, कठिन या असंभव। कौन सा इसमें जो है इसका सटीक और राइट आंसर होगा दोस्तों? इसमें जो है दुष्कर। दुष्कर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। मतलब जो काम करना कठिन हो उसको दुष्कर कहते हैं, कि जो कठिन कार्य होते हैं उसको दुष्कर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं या डैश 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 बनाते हैं। सही शब्द आपको भरना है। ऑप्शन में नीड दिया गया है, नीर, नीम या नींद। कौन से ऑप्शन होंगे दोस्तों? इसमें आपको बता देंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए ऑप्शन नंबर आपका सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इसका नीड मीन्स होता है घोंसला। तो घोंसला होता है नीड माने दोस्तों, इसका मतलब क्या हो जाता है? नीड मीन्स हो जाता है आपका घोंसला। तो नीड आपका घोंसला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। पक्षी पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आगमन में उपसर्ग कौन सा है दोस्तों? आगमन। आप देखेंगे जब इसका उच्चारण करेंगे तो आगमन, आ और गमन से बनते हैं। तो आ इसमें उपसर्ग हो। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगमन में आ उपसर्ग होंगे। कौन से उपसर्ग होंगे? आ उपसर्ग होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कहता है कि आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार का तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय क्या होता है दोस्तों? पहले इसको हम जान लेते हैं। तद्धित प्रत्यय वह होता है जिसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो शब्द लग के जो है उस अर्थ, उसके सारे शब्द के जो अर्थ को बदल दे, नया परिवर्तन कर दे, नवीन अर्थ दे दे, वही तद्धित प्रत्यय होता है दोस्तों। अब इसमें आपको बताता है जो आहट, आवट और आस किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है। भाववाच्य संज्ञा, भाववाच्य प्रत्यय होंगे दोस्तों। कौन सा प्रत्यय होंगे? भाववाच्य इसमें होगा, क्योंकि आहट, आवट और आस जिस शब्द के अंत में लगते हैं वो उसको भाववाच्य बना देते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है भूलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो भूलक्कड़ में किस प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में लगते हैं। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। तो प्रत्यय पूछा है तो प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगते हैं। तो भूलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आप दिख जाएगा, अक्कड़ है। ऑप्शन नंबर सी आपका अक्कड़ जो है इसमें प्रत्यय होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या है। तो गीतांजलि का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। गीता धन अन्न हो जाएगा, गीत धन जली हो जाएगा, या गीताम धली अंजलि हो जाएगा, या गीत धन अंजलि हो गया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गीत धन अंजलि। तो गीत धन अंजलि आपका गीतांजलि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या कहा गया है कि सभी मिलकर स्कूल जाते हैं वाक्य का शुद्ध रूप होगा। सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा दोस्तों? इसमें आप बताना है। सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, या सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो कौन ऑप्शन सही होगा दोस्तों? जिसमें सभी और मिलकर हैं तो वह सारे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी आपके जो है राइट आंसर हो जाएंगे, सभी साथ स्कूल जाते हैं। दोस्तों जब किसी एक उद्देश्य के लिए बात की जा रही हो या किसी चीज़ को ग्रहण करने की बात की जा रही हो शिक्षा की, तो उसमें हम साथ का प्रयोग करेंगे। साथ आपका उचित शब्द होता है यहाँ पे यूज करने का। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बात किया गया है कि रसोई घर, रसोई घर में कौन सा समास है दोस्तों? आपके समास में बताना है रसोई घर में कौन सा समास है। तो रसोई घर में दोस्तों इसको अगर हम इसको पहले हम संधि विग्रह कर लेंगे तो इससे समझ में आ जाता है। जैसे रसोई के लिए घर, अगर रसोई घर को तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे? रसोई के लिए घर। अर्थात क्या हो जाएगा ये दोस्तों? तत्पुरुष के लिए, इसमें बता दें के लिए किस में जाता है? संप्रदान तत्पुरुष की बात कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व। कौन ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तत्पुरुष समास में सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। संप्रदान तत्पुरुष होगा, तत्पुरुष के ही भेद है संप्रदान तत्पुरुष। तो तत्पुरुष इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि मैं खाता हूँ, कर्मवाच्य रूप क्या होगा? मैं खाता हूँ का। तो ऑप्शन नंबर ए में कहा गया मुझसे खाया जाता था, या मेरे से खाया जाता है,
मुझसे खाया नहीं जाता है या मुझसे खाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, मुझसे खाया जाता है। सामर्थ्य की बोध हो रहा है इसमें, और बाकी आपका सारे निगेटिव हैं, जैसे मुझसे खाया, मेरे को इसमें प्रयोग होता नहीं, अशुद्ध रूप ही दे, और मुझसे खाया जाता था, आप पास्ट की बात कर रहे थे, ये वैसा भी नहीं होगा। तो इसमें सामर्थ्य की बोध हो और मुझसे खाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसमें जो है डी आपका राइट आंसर होगा, मैं खाता हूँ का कर्मवाच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद कौन सा है? मैं रोज पढ़ता हूँ दोस्तों, जैसे कि रोज की बात करें तो रोज किस में आ जाता है, ये आपके समय को बताता है कि मैं रोज खाता हूँ, मैं रोज टहलने जाता हूँ, मैं रोज पढ़ता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है डेली रूटीन के बारे में बताते हैं। तो ये सारी चीज़ किस में आ जाएंगे, जो समय को बताएं। समय किसको बताते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, कालवाच क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बाकी दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में निम्न में योजक चिन्ह कौन सा है? क्या बात करेंगे तो निम्न में योजक चिन्ह कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, आपसे कौन सा ऑप्शन में सही होगा? जो योजक चिन्ह होता है दोस्तों, जो आपका एक दो शब्दों को जोड़ते हैं, जैसे ये शब्द, ये चीज़ें आपका योजक को बताते हैं। आप इसमें कौन सा चिन्ह ऐसा दिख रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसमें ऐसे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, योजक चिन्ह का शाइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्त्री शब्द का विशेषण की बात कर रहे हैं। स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा दोस्तों? विशेषण पूछ रहा है, तो स्त्री होगा, स्त्रीय होगा, स्तैन होगा या स्त्रैण होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन से सही इसमें होगा? ऑप्शन नंबर डी, जो स्त्रैण है वही स्त्री का जो है विशेषण होगा। तो ऑप्शन नंबर डी स्त्रैण आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। इसमें रस भेद आपको बताना है कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस भेद क्या होगा? भक्ति रस होगा, वीर रस होगा, हास्य रस होगा या श्रृंगार रस होगा? दोस्तों कौन सा रस है इसमें आपको बताना है। तो दोस्तों जैसे कि बात करें तो इसमें चमक उठी तलवार की जहां बात कर रहा है दोस्तों, वहां पर किसको बोध करा रहा है? तो ये आपको बोध करा रहा है दोस्तों वीर रस के। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा इसमें, कि ये जो है रस जो है वीर रस को संबोधित कर रहा है, वीर रस को जो है बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे दोस्तों। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 21 आपको पूछ रहा है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन नंबर डी 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं दोस्तों इसमें चौपाई में होती है। और लास्ट में पहचानने की सबसे बड़ी चीज़ है कि आप चौपाई को पहचानेंगे कैसे। तो दोस्तों आप इसमें जब इसमें मात्रा देंगे तो इसमें जो है दो आपका जो लघु दीर्घ आपका इसमें बनता है, गुरु वर्ड बनता है, इसमें दीर्घ जो है आपका ये बनाता है, लास्ट में दोनों दीर्घ होंगे। यही आपकी पहचान होती है चौपाई में, और 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन से होंगे दोस्तों, इसको बताना है। ऑप्शन नंबर ए नायिका होगा, लेखिका होगा, वधु होगा या धावक होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? डी होगा, धावक। धावक आपका होगा पुल्लिंग शब्द। इसमें नायिका तो आपको दिख ही रहा है, स्त्रीलिंग है, लेखिका भी स्त्रीलिंग होगा, वधु आपका पुल्लिंग होता है, वधु आपकी स्त्रीलिंग होती है, तो वधु आपकी स्त्रीलिंग होगा। और धावक इसमें है, तो धावक आपका जो है पुल्लिंग को बताता है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। अब इसमें आपको बताना है माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, जो रेखांकित है, रेखांकित जो शब्द है ये किस कारक को बताता है? रेखांकित का कारक बताइए, आप पूछा गया है कि माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। तो दोस्तों देखेंगे कि माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा या कपड़ा को खरीदा, तो इसमें जो है को यहाँ पे दोस्तों नहीं है, को नहीं इसमें है, लेकिन को छिपा हुआ है। आपको इसमें जो है सेंटेंस को पढ़ के इसमें देखना पड़ेगा क्या कौन से इसमें जो चीज़ें हैं छुपे हुए हैं, और इसमें कौन सा इसमें कारक है। तो कर्ता कारक तो होगा नहीं। अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे माँ के नीने में अगर आपका इसमें जो है रेखांकित किया होगा तो ये कर्ता हो जाता। बाजार से अगर इसमें लगाया, बाजार से में रेखांकित किया होता है तो ये क्या हो जाता है? करण। मगर करण क्या होता है? किसी साधन या किसी के द्वारा जब प्रयोग होता है। और कपड़ा खरीदा, कपड़ा में को नहीं लगाया, लेकिन जब हम कपड़ा को खरीदता इसमें सेंटेंस को यूज करते हैं तो वह सही बैठता है। इसीलिए यहाँ पे कपड़ा को में कौन सा, कपड़ा को में क्या रेखांकित होगी, या कपड़ा में जो रेखांकित किया है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कर्म होगा। को किसका कारक है? को कर्म का कारक होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। माँ ने बाजार से कपड़े को खरीदा या कपड़ा खरीदा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पौ धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है?
पौ और धन अन, पौ प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? तो दोस्तों गुण होगा, आयादी होगा, वृद्धि होगा या यड़ होगा। ऑप्शन नंबर कौन से इसमें सही होगा दोस्तों? तो पहले हम बात कर लेते हैं पौ धन अन। पौ धन अन क्या होगा दोस्तों? ये आपका आयादी संधि होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आयादी संधि दोस्तों क्या होता है कि जिसे आपका ए ऐ ओ औ, ए ऐ और ओ औ, ए ऐ और ओ औ से जो है बने होते हैं। ए ऐ और ओ औ कैसे कब लगते हैं दोस्तों? जैसे कि जिसे इसमें पौ धन अन कैसे बना है? पौ धन अन को जब हम इसमें तो इसका बनाएंगे दोस्तों, ये इसका क्या होगा? ये है पावन। क्या है? पावन। पावन है तो वा के पहले आ की मात्रा है, इसीलिए जो है यहाँ पर औ आ गया है। अगर व पा के पा में कोई मात्रा नहीं होता, मान लीजिए ये पवन होता, क्या होता? ये मान लीजिए पवन होता तो पवन में क्या होता? तो ये ओ की मात्रा हो जाता। क्या हो जाता? ओ की मात्रा हो जाए। इसी तरीके से दोस्तों या और वा के साथ इसमें खेल चलता है। जैसे इसमें नयन दे दीजिए, आपका दे दिया नयन, तो नयन क्या होगा दोस्तों? मान लीजिए नयन के साथ कोई ना भी इसके पहले या के पहले जो है कोई मात्रा नहीं लगा है नयन में, तो इसका कैसे कैसे बन जाएगा? ए बन जाएगा, नेधन अन बन जाएगा। नेधन इसका जो है अन संधि विग्रह हो जाएगा, संधि हो जाएगा। और अगर इसमें मान लीजिए आपको दे दीजिए नायक, या के साथ या नायक दे दीजिए। नायक में क्या है दोस्तों? जैसे कि आपको या के पहले आपकी आ की मात्रा अब दिख रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आ की मात्रा अगर आपको दिख रहा है तो क्या हो जाएगा? तो नए ना को जब इसको संधि करेंगे तो नए, जो पहले ने धन यन था, अब ये इसमें नए धन नायक का नए धन अक नायक, तो ये आपका सही होगा। तो वही होता है या और वा से इसमें रिलेट करते हैं। पौ पौ औ की मात्रा है तो मतलब पावन कहा होगा, तभी ये जो है पौधन अन हो जाएगा। अगर इसमें पवन होता तो पोधन अन हो जाता। तो इसमें कौन सी संधि है दोस्तों? ये पूछा है, तो इसमें आयादी संधि होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यह मेरी पतंग है रेखांकित का भेद बताइए। यह मेरी पतंग है कि कौन सा भेद है इसमें? निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या प्रश्नवाचक सर्वनाम है दोस्तों। तो इसमें देखते हैं तो यह मेरी यह हवा जो है आपको निश्चय को बताता है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। यह मेरी पतंग है में ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें अनिश्चयवाचक समय जिसमें कोई कुछ थोड़ा ही तो कोई कुछ की बात करे तो वह अनिश्चय होता है। निजवाचक होता है जिसमें सिर्फ जिसमें खुद के लिए ही बात हो, उसमें निज का वाचक होता है। प्रश्नवाचक आप जानते हैं कि उसमें प्रश्न पूछने का काम हो तो उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका निश्चय ए आपका सही होगा, यह मेरी पतंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। दिया गया समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? सर्वनामिक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, गुणवाचक है? तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 26 का समझदार का शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा, गुणवाचक। समझदार क्या होता है? ये क्वालिटी को आप बताता है, वह समझदार व्यक्ति है। तो समझदार आपको गुणवाचक विशेषण के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध किसकी रचना है दोस्तों? जयद्रथ वध रचना है ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जयद्रथ वध जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की और रचनाएं आपकी बात करेंगे तो साकेत, किसान, भारत भारती आप इनका याद कर सकते हैं। किसान भी है। भारत भारती के लिए मैथिली शरण गुप्त की बात करेंगे दोस्तों, इनको राष्ट्रकवि कहा गया है। इसमें 1912 में महात्मा गांधी जी ने इनको कहा था। तो जयद्रथ वध की जो रचना होगी इसमें किसकी है? जयद्रथ वध किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अतीत के चलचित्र यामा, निहार, नीरजा, छड़दा किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र यामा, निहार, नीरजा, छड़दा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह, सियाराम या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? महादेवी वर्मा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगी। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं, आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है सारे। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं दोस्तों। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया रेखांकित में कौन क्या इसमें बोधित कराता है? दिल बैठ गया जाना, हालत खराब हो जाना, गर्मी लगना या दया उत्पन्न होना? दुर्घटना को देखकर नीलिमा का क्या होगा? कलेजा पसीज गया, मतलब दया उत्पन्न हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होंगे, कलेजा पसीज गया। 29 का जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें क्वेश्चन नंबर 30 आपका पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? अत्योक्ति शुद्ध है, कवित्री सही, अनुश्रहित शुद्ध है या पक्षीगढ़? तो पक्षीगढ़ ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपका आज हमने पैसेज ऐड किए हैं, तो पैसेज में क्वेश्चन नंबर 31 से 36 का उत्तर आपको गद्यांश के आधार पर देना है। तो
क्वेश्चन गद्यांश को पढ़ेंगे बड़े ध्यान से दोस्तों। जैसे इसमें कहा गया विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं जिसने वनों के मूल्य को ना आंका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के एकमात्र आश्रय स्थल थे और आज भी हैं। वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी है। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसी ही बनी हुई है। वन में उगे पेड़ पौधे हमारी ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इनमें हमें इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। साथ ही कागज बनाने के लिए कच्चे सामग्री भी उपलब्ध होती हैं, परंतु इन्हें काटने के साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। वहीं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैस को सोखने की भी क्षमता होती है, जिससे हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करके भी वे हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ हमारी सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान भी वनों के संरक्षण से ही संभव हो सकता है। वनों के कारण ही नदियां अपने भीतर जल की अमृतधार संजोकर प्रवाहित हो रही हैं। तो इसमें अब आपको सारे आंसर देने हैं इस पैसेज के हिसाब से। और पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वनों का मूल्य आंकने का अर्थ क्या है? वनों का महत्व का समझना, वनों को अत्यधिक काटना, वनों को बेचना या वनों को लगाना। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया जाए वनों के महत्व के बारे में बात किया जा रहा है पैसेज में, तो वनों के महत्व को समझना ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात इसमें कर रहा है दोस्तों कि आश्रय स्थल से तात्पर्य, आश्रय मीन होता है जो जहाँ आश्रय लोग रहते हैं, तो रहने के स्थान को ऑप्शन नंबर सी जो है आश्रय स्थल से अभिप्राय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 में है, नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है? तो नदियों में वनों की बात करें तो वनों से जो है इसमें जो है नदियों की धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसी बात हुई है इसमें पैसेज में। तो वनों के कारण जो है नदियों में जलधारा प्रवाहित हो रही है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे, वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? वन पर्यावरण की रक्षा तेज हवाएं चलाकर, छाया देकर, वर्षा कराने में सहायक बनकर या लकड़ी देकर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? वर्षा कराने में सहायक बनकर जो है वन पर्यावरण की रक्षा करते हैं। तो वर्षा कराने में सहायक बनकर वन पर्यावरण की रक्षा करते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। दिए गए हैं 35 क्वेश्चन नंबर, वनों के संरक्षण से क्या अभिप्राय है? वनों को काटनी, वनों को फैलाइए या वनों को साफ करिए, वनों को बचाइए। तो कौन सा होगा? वनों का संरक्षण करना। संरक्षण की मीन्स होता है कि बचाव करना, वनों को बचाने के लिए बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं दोस्तों, मुक्तिबोध किसकी रचना है? मुक्तिबोध रचना है दोस्तों जैनेन्द्र प्रेमचंद अज्ञेय देवकीनंद खत्री है। किसकी रचना है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर मुक्तिबोध की जो रचना है जैनेन्द्र है। जैनेन्द्र की और अन्य रचनाएं आपको याद कर लेना है। कौन सा? परम सुनीता सुखदा कल्याणी मुक्तिबोध, परम सुनीता सुखदा कल्याणी मुक्तिबोध, ये रचनाएं हैं जैनेन्द्र जी की, आप याद कर लेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? परम सुनीता सुखदा कल्याणी मुक्तिबोध, ये सारी रचनाएं जैनेन्द्र जी की हैं। प्रेमचंद की जो रचनाएं हैं दोस्तों, प्रेमचंद की जो रचनाएं थे आपने इसमें हम बात कर लेंगे। प्रेमचंद की कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं भी याद कर लेंगे, जिससे करबला हो जाता है, संग्राम हो जाता है। प्रेमचंद की रचनाएं आपकी अगर बात करेंगे तो प्रेमचंद की रचनाएं और भी सारी चीज़ें हैं। और जैसे कि इसमें और रचनाएं अज्ञेय जी की हम रचनाएं की बात कर लेंगे। अज्ञेय जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं उसको भी थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। तो अज्ञेय जी की, तो दोस्तों अज्ञेय जी की जो इंपॉर्टेंट रचनाएं कुछ आपको याद कर लेना है। जैसे कि अज्ञेय जी की रचनाएं हैं जैसे कि भग्नदूत इत्तल में हुए, कितनी नाव में कितनी बार, इनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये भी उनकी रचनाएं हैं। तो कुछ ये रचनाएं आप अज्ञेय का याद कर लेंगे। बाकी ये रचनाएं आपको जो है इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 37 है, इसमें कहा गया है कि बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। इसमें आपको बताना है अलंकार कौन सा है दोस्तों? अतिशयोक्ति, अनयोक्ति, संदेह या भ्रांतिमान। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके लिए है, आपको बताना है इसमें कौन से अलंकार है। इसमें आपके कमेंट में बताना है कौन से इसमें अलंकार होंगे। बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। तो दोस्तों ये आपके 37 क्वेश्चन जो है मैंने हिंदी के सारे इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मैंने सारा यूपी पुलिस कांस्टेबल से एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस होंगे ये सारे क्वेश्चन जो है इसी बेस पे आएंगे, इसी पैटर्न पे आएंगे। और ये जो है क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं तो इंपॉर्टेंट हैं ही, तो सारे क्वेश्चन को आपको बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से इसमें जो है नोट डाउन करना है, अच्छे से देखने हैं सारे क्वेश्चन को, और इसी बेस से आपकी तैयारी जो है आगे चलती जाएगी। नेक्स्ट आपके प्रैक्टिस सेट आते जाएंगे हिंदी के, और अच्छे तरीके से हम जो है अपने अच्छी मार्किंग करते हुए अपने ये जो है हिंदी में अच्छी मार्किंग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये सारे आज 37 क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है आप लोगों के सारे क्वेश्चन जो हैं अच्छे से नोट किए होंगे और अच्छे से जो है अपनी तैयारी को आगे इसी तरीके से ले चलेंगे।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही 37 क्वेश्चन के साथ ही नेक्स्ट आपके प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हिंदी की प्रैक्टिस सेट जो है आगे आने वाले हैं, और साथ ही साथ हम जो जीएस के भी कुछ क्वेश्चंस मैं अब इसमें प्रैक्टिस सेट के रूप में ले आने हैं, जिससे जो है आपकी जो है जीके जीएस की भी तैयारी अच्छे से होती रहे। सारे क्वेश्चन बाय एक एक तरीके से पूरा कवर करने वाला हूँ, जिससे जो है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल में अच्छी आप मार्किंग कर पाएँ और अपने सिलेक्शन कर पाएँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट अगर आप जो इस चैनल में नए हैं, सारे जो है चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करना इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए के साथ जो इस तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उन लोगों के साथ सबकी हेल्प हो इसमें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना दोस्तों, अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आपके प्रैक्टिस सेट के आने वाले हैं नेक्स्ट आपको सही टाइम पे मिल जाए और आपकी अपनी जो है तैयारी अच्छे से कर पाए। तो आज के लिए इतना दोस्तों, धन्यवाद, लव यू ऑल, थैंक यू।